चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और 14 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 7 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 10 फरवरी को जब ईवीएम खुलेंगे तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि दिल्ली वालों का दिल जीतने में कौन कामयाब रहा। दिल्ली की जनता पर मोदी का जादू चलेगा या फिर केजरीवाल का या फिर राहुल गांधी का? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम दिल्ली की राजनीति से जुड़े 8 बेहद खास सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन पहले देख लेते हैं दिल्ली में चुनाव का टाइम टेबल क्या है। Date of notification is 14th January. That is Wednesday, the 14th January. And last date of making nomination is the 21st January, which is Wednesday again. Date of poll, the 7th February, Saturday. Date of counting 10th February, Tuesday. तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 8 सवालों में से पहला सवाल कौन सा है। हम मानते हैं जैसे देश में तो पहला सवाल है, अवैध कॉलोनियां नियमित करने, 3 स्मार्ट सिटी बनाने, बेघरों को पक्का मकान देने के ऐलान से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। बड़ी बहस हमारी शुरू होगी और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल को विंडो के अंदर चलाया जाए ताकि मेहमानों को पता लग सके कि ये सवाल कौन सा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस की तरफ से राजीव जी, साथ ही साथ शहजाद पूनावाला यूथ फॉर कांग्रेस के प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार और विनोद कुमार बिन्नी पूर्व विधायक लक्ष्मी नगर के। मुस्कुरा रहे हैं बिन्नी जी और उनकी मुस्कुराहट का राज भी हम पूछेंगे। लेकिन नरसिम्हा राव साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, अभय सिन्हा जी आप पार्टी से हमारे साथ थोड़ी देर के अंदर जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो आपने फैसला लिया है वो वोट बैंक के उद्देश्य से तो लिया है? दीपक जी, ये तो दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या रहा है बहुत समय से। तो ये अभी हाल ही में इसका अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रेगुलाइजेशन की बात हुई है, अभी काम हुआ है। ये कुछ महीने पहले भी हो सकता था। मैं समझता हूं इस बात से लेकर सबको खुशी है कि काम हुआ है, देर से हुआ हो लेकिन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में ये काम ढंग से नहीं हो पाया था। इसलिए इन कॉलोनीज के सभी लोगों को, सभी रेसिडेंट्स को एक एक्सपेक्टेशन थी ये काम जल्दी किया जाए। तो हम कम से कम समय पे, सही समय पर किए हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से करने का निर्णय था। इसलिए सरकार, मैं समझता हूं, बहुत जल्दी यह निर्णय कर दिया है, 7 ही महीने के बाद चुनाव सरकार बनाने के बाद केंद्र में। नहीं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन दिखाया जाए, नोटिफिकेशन दिखाएं। आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आप उनको नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखा देते? ये एक कैबिनेट की तरफ से ये निर्णय यदि हो गया है तो आगे जो बाकी प्रक्रिया जो है साथ ही साथ चलते रहेंगे। आगे जाकर के इस पे गाइडलाइंस बनाना होगा। अभी भी काफी काम पेंडिंग है इस मामले में, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार है, कोई चुनाव केंद्र में नहीं है, तो इसलिए किसी को इस प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी वाले इस प्रकार के डाउट्स पैदा करने में, जनता के मन में कई तरह के रूमर्स फैलाते रहते हैं, पर लेकिन मैं समझता हूं जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा। शहजाद पूनावाला, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इनकी मंशा नहीं है वहां के लोगों के लिए कुछ करने की। अगर होती तो पिछले 6 महीने से ये सरकार चला रहे एक तरीके से,
तो आपने केवल वहां पे नोटिफिकेशन जारी करके इसको रेगुलराइज करने का मामला नहीं है दीपक जी। वहां की जो बेसिक जन सुविधाएं हैं, पानी के कनेक्शन और वहां की जो बुनियादी मामले हैं, अरे वो सब तो चल रहा है शायद। क्या बात कर रहे हैं? ना कॉलोनी में बिजली का भी कनेक्शन है, पानी का भी कनेक्शन है। विनोद कुमार बिन्नी जी, मुझे एक बताइए, से अनऑथोराइज्ड है, लेकिन ये कनेक्शन मिल चुके हैं कि नहीं? में आज की डेट में पानी के कनेक्शन सब जगह हैं, बिजली के कनेक्शन सब जगह वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया। नहीं वो ठीक है, मना तो शीला जी ने किया। वो वाह वाह वाह, शीला जी ने किया। मना करना दुर्भाग्यपूर्ण है अगर वहां है इस तरह की चीजें। और डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों में वहां रोड्स भी बने हैं, पार्कों को बनाने का काम भी चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा चाहे ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, कहीं किसी कॉलोनी में थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, किसी में थोड़ा कम हुआ है, तो लेकिन काम हुआ जरूर है। लेकिन विनोद कुमार बिन्नी भाई, इन्होंने इसको अनऑथोराइज क्यों रहने दिया? मुझे इस बात का जवाब दे दिया शहजाद पूनावाला। अगर आपने वहां पे डेवलपमेंट किया तो उनको अनऑथोराइज क्यों रहने दिया? देखिए दीपक भाई, जो प्रक्रिया थी इसको पहले ऑथराइज करने की, ये शीला जी के सरकार के समय ही शुरू हुई थी। अरे तो आप पूरा करते थे। 15 साल पहले आपकी 15 साल वहां आपकी सरकार थी, 10 साल केंद्र में आपकी सरकार थी, आप पूरा कर देते। दीपक जी, आप तो ऐसे सवाल दाग रहे हैं जैसे कि पिछले 6 महीने में हमारी सरकार रही थी। आप ये क्यों नहीं पूछते कि कितने फ्लाईओवर और मेट्रो के काम भी किए इन्होंने? आप ये क्यों नहीं पूछते? कॉलोनी को नियमित करना इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा काम था प्रदीप सिंह जी, जरा शहजाद पूनावाला जी को मुझे एक बात बताइए। नहीं बहुत बड़ा काम मुझे एक बात बताइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं उससे भी बड़ी बात ये है कि क्यों ऐसा है कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनती है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल है। क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सत्ता में रही है इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसाई जाती हैं, उनको अनियमित रखा जाता है, अवैध रखा जाता है, उनको बार बार आश्वासन दिया जाता है कि हम इसको अधिकृत कर देंगे, वैध कर देंगे, जिससे वो वोटर बने रहे। आप बताइए कि एक इल्लीगल काम है, एक पूरी कॉलोनी बन जाती है, लाखों लोग बस जाते हैं और सरकार जो वहां है और करोड़ों का माल काट लिया जाता है। ये सबकी जानकारी में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में होता है, पुलिस की जानकारी में होता है, पॉलिटिशियंस की जानकारी में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। अवैध कॉलोनियां, सरकारी जमीन पर कब्जा कराओ, अवैध कॉलोनी बनाओ और उनको 10 साल 15 साल तक कहते रहो कि हम तुम्हें रेगुलराइज कर देंगे। उसके बाद चुनाव के समय उसकी घोषणा करो। यही काम कांग्रेस करती रही, यही अभी बीजेपी ने किया है। तो आपने रेगुलराइज नहीं कराया? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोर्ट भी देखती है मामले को, इसमें अलग अलग लोग भी अपने। अरे भाई, बीजेपी में दम था, उसने करा दिया, क्यों? हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी कराई है। आपको ये याद होगा कि ज्यादातर कॉलोनी को जो रेगुलराइज कराने का काम हम लोगों ने कराया, और उन कॉलोनी के तक रास्ते ले जाने का काम हमने कराया, बिजली ले जाने का काम हमने कराया। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया पिछले 6 साल, 6 महीने में त्रिलोकपुरी में दंगे कराए, 6 महीने में इन्होंने चर्च जाए, 6 महीने में इन्होंने और किया क्या? मुझे आप बताइए ना, कौन सा एक विकास का कार्य इन्होंने? अच्छा राजीव जी, मैं आपके पास आता हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जवाब देंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपने कॉलोनी नियमित कराई है कि शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आपने दंगे कराए हैं? 30% रेप में इजाफे हुए आपके सरकार के दौरान। आपने कराया क्या? इनके पास आपके टाइम कितने इजाफे हुए थे? शहजाद पूनावाला 15 साल में भूल गए आप? हम लोग के समय कम थे, अब तो 30% बढ़ गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी। पहले इन्हीं रिपोर्टों को आप नकारते थे। निर्भया कांड आपके टाइम हुआ था? निर्भया कानून हम लाए। अच्छा ठीक है, ये लोग कुछ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कुछ कहना चाहते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं एक जवाब देना चाहूंगा दीपक जी, प्लीज। 1 मिनट राजीव जी, आप ही की पार्टी के बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्योंकि देखिए मनोबल इतना टूट चुका है, क्योंकि चुनाव में इतने बड़ी हार होने वाली है लेकर के क्या क्या बातें कह रहे हैं। आज की चर्चा से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस प्रकार की आरोप कांग्रेस पार्टी लगाते रहती रही। हम चुनाव जीतते रहे और जनता हमको चुनती रही, आपको नकारती रही। लखनऊ कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, गलत आरोप लगाने में लगे रहते हैं। अवैध कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, गलत आरोप लगाते हैं। और शीला दीक्षित फ्लाईओवर के लिए अवैध कॉलोनी की बात जहां तक कितने मेट्रो के सैंक्शन दिए बताइए, उसी के बात पर आ रहा हूं। तो कैबिनेट के आज निवेश दिल्ली में गिरा है, क्यों? यूपीए की सरकार थी, आज प्रति व्यक्ति आय जो थी दिल्ली में सबसे ज्यादा, वो कम हुई है आपके शासन में, क्यों? तो आपको लगता है आप सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, क्यों? शहजाद बहुत स्मार्ट तरीके से रेप ज्यादा हो रहे हैं, क्यों? दीपक जी, ये स्मार्ट तरीके से स्टूडियो में आके बैठ जाते हैं। अरे आप भी आइए, आपको भी नहीं होता है।
आपको भी निमंत्रण है, आप भी आइए स्टूडियो में। शहजाद, बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने तो स्टूडियो में बैठ के आप शोर मचाकर 15 साल में पहली बार दिल्ली की बिजली गुल की आपने ना, मेरी बात सुन लीजिए, 30% प्राइस घटाएंगे बोला, और घटाई तो बिजली। पीयूष गोयल को पता नहीं चल रहा था कहां से कोयला लाए, कहां से क्या लाए। जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है, क्योंकि आप इनको बोल दीजिए। हाँ, अवैध कॉलोनी पे चर्चा हो रही है। मुझे आप ये बताइए कि 15 और 10 साल में आप अवैध कॉलोनी को नियमित क्यों नहीं कर पाए? हम लोगों ने ज्यादातर कॉलोनियों को किया, अगर हमारे पास और मौका था तो हम सारी कर देते। कहाँ किया भैया, कहाँ किया? सारी कॉलोनी ऑर्डिनेंस तो निकाला सरकार ने, बताइए ना नरसिम्हा राव साहब, आप बता नहीं पा रहे हैं। कुछ बची कुछ कॉलोनीज का इन्होंने निकाला है। इससे पहले क्या शीला दीक्षित का पहला था में, अच्छा नरसिम्हा राव साहब को जवाब तो देने दीजिए। शीला दीक्षित ने सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। आपने कौन सा पास कर दिया बताइए? नोटिफिकेशन सिर्फ अनाउंसमेंट किया है आपने। नोटिफिकेशन उसको जब तक कांग्रेस, आप सुन लीजिए यार, पहले आप नोटिफिकेशन दिखाइए ना। आपने कौन सा सुनना नहीं चाहते हो? आपने आप देखिए कैबिनेट मीटिंग में जब आपकी कार्यकाल में, मैं छोड़ दूं क्या दीपक जी, आप इनको बोल दीजिए थोड़ा सुनने के लिए, अदरवाइज हम चले जाते हैं। शहजाद प्लीज सुन लीजिए। मैं सुन लेता हूं, तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में शीला दीक्षित ने ये घोषणा तो की, बट लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के परमिशन के बिना, कैबिनेट में ये पारित होने के बिना इसका कोई मान्यता नहीं रहती है। यही काम आपने नहीं कराया। तो इसमें हमने जो किया और आपने किया, इसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल, और इसीलिए कैबिनेट ने इसको मंजूर किया। शहजाद पूनावाला, आपको इस बात को समझना होगा। राजीव त्यागी के पास मैं दूसरे सवाल के जवाब के लिए चलूंगा, और दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सवाल के अंदर कांग्रेस पिक्चर से बिल्कुल गायब दिख रही है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार मोदी बनाम केजरीवाल होंगे? और हमारे साथ सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, अभय सिन्हा, जो कि सीनियर लीडर हैं आप पार्टी के। सिन्हा साहब, आप ये बताइए, मोदी बनाम केजरीवाल होंगे चुनाव? बिल्कुल, ये तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से लेकर अभी तक जो है सिर्फ भाजपा में एक मोदी का चेहरा दिखाई देता है, बाकी कोई चेहरा ही दिखाई नहीं देता। सबसे पहली बात है। और चुनाव की तैयारी में हम लगे हुए, हमारी पार्टी पूरी दमखम के साथ तैयार खड़ी है, और 7 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारी में हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस बार जो पिछले चुनाव के मुकाबले इस साल हम पूरी तरह अपराध मुक्त, भय मुक्त और सुशासन देंगे, और जन लोकपाल मुक्त हैं, और जन लोकपाल मुक्त नहीं, जन लोकपाल मुक्त, जन लोकपाल तो हमारी पहली जन लोकपाल आम आदमी पार्टी है। अभी हमने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का जो है, संपूर्ण राज्य का जो है, ये हम लोग देंगे। और अरे वो देना ना देना तो सरकार आने के बाद की बात है, लेकिन पहले बताइए आम आदमी पार्टी का अरविंद के अलावा दूसरा, और आपको यही नहीं पता कौन चीज आप दे सकते हो, कौन सी नहीं दे सकते हो। आपने पिछले चुनाव में पूरी दिल्ली की जनता को इस बात पे मूर्ख बना दिया कि हम दिल्ली को महिला कमांडो फोर्स के देंगे, जबकि आपको जानकारी नहीं है कि कमांडो फोर्स बनाने का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट कमांडो फोर्स बना ही नहीं सकती है, क्योंकि सारी जितनी भी चीजें हैं पुलिस से लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आपने एक बार लोगों को मूर्ख बनाया। मैं आपको ऐसा है, देखिए एक मिनट दीपक भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में शायद दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसकी 2-3 चीजें आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने, मैंने पिछले दिनों 2 आरटीआई लगाई। दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निवासी है? उन्होंने कहा निवासी नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये उत्तर प्रदेश के निवासी है। जो आदमी दिल्ली का निवासी नहीं है उसका दिल्ली में वोट कैसे बन सकता है? इसी आधार पर उनका पुराना वोट कैंसिल हुआ। इन्होंने परसों नया फॉर्म जमा किया है करबला से, और वो भी इसलिए नहीं बन सकती वोट उनकी क्योंकि वो दिल्ली के निवासी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस बात को माना है, यूपी पुलिस ने इस बात को माना है कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी है। जब वो दिल्ली के निवासी नहीं है तो दिल्ली में इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और परसों उन्होंने बहुत चुपके से दिल्ली के करबला जगह से एक नया फॉर्म भरने का प्रयास किया और बैकडोर से अपनी वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जो आदमी दिल्ली का निवासी नहीं है उसकी वोट कैसे बन सकती है? तो ये विषय यहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो जो आदमी दिल्ली का निवासी नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है दिल्ली में? बताइए। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली का निवासी होना। मैंने आरटीआई लगा के दिल्ली पुलिस से पूछा है, मैंने आरटीआई लगा के उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा है, मैंने पिछले जो वोट कैंसिल हुई है उसका आधार मेरे पास है। और जो परसों 9 तारीख को आपने छल कपट से कनॉट प्लेस के ऑफिस में अपनी वोट बनवा ली, जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ गए। हमने उसके गहन अध्ययन से, क्योंकि आप ईमानदारी सच्चाई की बात करते हो, आप कहते हो चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस कहीं भी कोई किसी पार्टी में अभी परसों आप करबला के एड्रेस पे अरविंद केजरीवाल ने दोबारा वोट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उनका दिल्ली में वोट ही नहीं था, वो चुनाव लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कि उनका वोट बनना इसमें बहुत मुश्किल है, वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली की जनता को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात
क्योंकि बहुत संगीन इल्जाम है, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पे। मैं ऐसा मानता हूं दीपक जी कि जिन्होंने अभी जो बिन्नी जी बात कह रहे हैं, ये तो सामने उभर के आएगा जी कह रहे हैं कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, चैनल पे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ चाहूंगा इस पे। मैं ऐसा मानता हूं दीपक जी कि जिन्होंने अभी जो बिन्नी जी बात कह रहे हैं, ये तो सामने उभर के आएगा जी कह रहे हैं कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, चैनल पे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप मुझे जहां चाहे चैलेंज कर ले, क्योंकि ये तो आ जाएगा ना अपनी बात। आपने कहा मैंने आरटीआई लगाई, उसका जवाब लिया है, जनता यूपी पुलिस से भी लिया है, दिल्ली पुलिस से भी लिया है। ऐसा नहीं है, कई उम्मीदवार ऐसे हैं, कहां कैंसिल हुई है, 9 तारीख को उन्होंने नया अप्लाई किया, ये भी मेरे पास प्रूफ है। दिल्ली के पास मतदाता का पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद कई लोग चुनाव लड़े। अरे कैसे दुर्भाग्य की बात है, कैसे संभव है? आप नहीं अभय सिन्हा जी, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, तकनीकी तौर पर ये तो संभव है कि मतदाता पहचान पत्र न हो, हाँ, लेकिन मतदाता न हो, हाँ, और चुनाव लड़ जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन मतदाता पहचान पत्र तो आजकल मैंडेटरी है ना। हाँ, इलेक्शन रोल में नाम हो आपका कहना? नाम होना चाहिए, लेकिन भले से मतदाता पहचान इलेक्शन रोल में इलेक्शन रोल में नाम, जो पुराना नाम तो कट गया है, दोबारा उन्होंने 9 तारीख को करबला नई दिल्ली के क्षेत्र से दोबारा अप्लाई किया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है, और बहुत, क्योंकि वो उनका एड्रेस नहीं है। जब उनका एड्रेस नहीं है तो वोट कैसे बन सकता है? बिन्नी जी, आप जब उनकी पार्टी में थे तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे, मैं अभी की लेटेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पहले कनॉट प्लेस के ऑफिस में बनी हुई वोट थी। अब आपका बीजेपी से टिकट हो रहा है तो सवाल उठा, ये देखो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों के मियां बीवी का मामला है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी का, आप जब आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक जो दिल्ली की जनता के हित में जो बात हो सकती है उसको रखने का काम कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। आपको इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। आप ये सवाल जो बताने का कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली के कांग्रेस को आम आदमी पार्टी में आपत्ति क्यों है? अफगानिस्तान के इस बात की पुष्टि करेंगे चैनल पे बैठ के? क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे शीला दीक्षित की बात का, भाई हम अगर सरकार जरूरत पड़ी तो हम दोनों एक जैसी दोनों पार्टी हैं, हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा, राजीव त्यागी जी की बात करते हैं। राजीव त्यागी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। बिन्नी जी, मैं जवाब देता हूँ आपको इस बात का। अच्छा, दीजिए जवाब। देखिए, बिन्नी जी ने एक प्रश्न उठाया कि कोई वक्तव्य आया इसका कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अगर हमें आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना होता तो हमें बहुत समय मिला था, हम सपोर्ट कर सकते थे, दोबारा सपोर्ट कर सकते थे। अभी तो मुझे इस बात पे राजीव भाई कि मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, दर्द कांग्रेस को हो रहा है, समर्थन दिया, मतलब दोनों कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। दर्द जब होता है जब कहीं हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो अरविंद केजरीवाल की बात करता, दिल्ली को मैं तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, और मैं तो पहले कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, इस बात को कह रहा हूँ। मैं तो जो एक दिल्ली की जनता मैं जो बात करूंगा, बिन्नी जी देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। अगर दीपक जी ने मुझे समय दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी पे बात कर रहा हूं, आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब पर्दे के पीछे आप कहीं मिले हुए। शीला दीक्षित जी का जो 4 दिन पहले दीपक जी, वो इस बात को करता है कि कहीं ना कहीं कल में राजीव त्यागी जी, महिलाओं के साथ राजीव त्यागी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मैच फिक्सिंग है जो शीला दीक्षित ये बयान दे रही है? और कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है इन पूरे चुनाव में, तो वो तो अप्रत्यक्ष तौर पर कह रही हैं कि मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव है और वो रोकने के लिए बीजेपी को, केजरीवाल तक को वोट देने के संकेत दे रही हैं। देखिए, ऐसा है कि कुल मिलाकर के आपको कल से आपको पता चल जाएगा कांग्रेस के चेहरे कितने अच्छे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने काम करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत विशेष रूप से बता दूं कि जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के तहत अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अजय माकन जी जैसा भी चेहरा है, जिन्होंने 15 साल लगातार सरकार में रह करके, दिल्ली की सरकार से लेकर के आपकी केंद्र सरकार तक रह करके ईमानदारी से कार्य किया और डिलीवर किया। और दिल्ली में जो चुनाव होगा दीपक जी, निश्चित रूप से मैनिफेस्टो आधारित चुनाव होगा। और गवर्नेंस का मतलब मेरी राय में जो होता है वो होता है कि आप लोगों का विकास करें, लोगों को बेहतर सुविधाएं दें और साथ साथ ईमानदारी से अपना कार्य करते चले जाएं। तो कांग्रेस पार्टी ने 15 साल में जिस तरह से दिल्ली के चेहरे को विकसित, शिक्षित और खूबसूरत बनाने का कार्य किया है, वो निश्चित रूप से हमारा अचीवमेंट है, जिसको लेकर के हम जाएंगे। दिल्ली में आज महंगाई चरम पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि मोदी जी को और केजरीवाल जी को निश्चित रूप से अगर नोबेल प्राइज मिलता हो तो यू टर्न करने के लिए उन दोनों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मोदी जी ने जो घोषणाएं 2014 के लोकसभा चुनाव में की थी, उससे उलट उनकी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं की थी लेकर के आपका गाड़ी और बंगला न लेने की बात करने के बाद साथ साथ उन्होंने कहा था मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, अन्ना हजारे को उन्होंने डिच करने का काम किया। तो
तो मेरा कहना है कि दोनों को यू टर्न करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं दीपक जी, आने वाले समय में दिल्ली के लोग बाग 86% लोग बाग शिक्षित लोग बाग हैं, जबकि देश का एवरेज जो है शिक्षा के क्षेत्र में 74% है। उसको लेकर के हम आशान्वित हैं कि दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से मैनिफेस्टो आधारित होगा, और मैनिफेस्टो जब आएगा तो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएगी, कांग्रेस पार्टी विकास लेकर के आएगी, कांग्रेस पार्टी ग्रीन दिल्ली के लेकर के आएगी, कांग्रेस पार्टी आप जिस तरह से फ्लाईओवर से लेकर के इसीलिए सारे नेता मैदान छोड़ कर भाग रहे हैं। जेपी अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किरण वालिया चुनाव नहीं लड़ना चाहती, योगानंद शास्त्री का टिकट आपने काट दिया है, पता नहीं ऐसे शीला दीक्षित चुनाव लड़ना नहीं चाहती, वो अरविंद केजरीवाल को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। आप ना तो 3 में है ना 13 में भाषण दे लेंगे इंडिया न्यूज पे, उससे क्या हो जाएगा राजीव त्यागी जी? देखिए 3 में न 13 में वो बात ठीक है जो आप कह रहे हैं कि क्या नाम उसका, ये मुहावरे आप जो तलाश करके लाए हैं उस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली दीपक जी ना तो वो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में कि जनता किसको चुनती है। जनता के हाथ में अल्टीमेट होती है प्रजातंत्र में। जनता यदि हमें चुन के भेजती है, जनता हमें आगे बढ़ाने का काम करती है, तो निश्चित रूप से आपका जो 3 में 13 का मुहावरा है वो एक दिन फ्लॉप होने का काम करेगा। चलिए देख लेंगे, 10 तारीख को देख लेंगे, की जनता 10 तारीख को देख लेंगे। दिल्ली की जनता देखिए मैं कंप्लीट कर लूं, ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है हमारी आपकी कि आप मेरी बात पे आप उद्वेलित हो जाएं या मैं आपकी बात पे उद्वेलित हो जाऊं। अरे मैं तो शांत कह रहा हूं आपसे कि दिल्ली की जनता मैनिफेस्टो आधारित चुनाव चाहती है, और मैनिफेस्टो में महंगाई भी होगी जो एक बहुत बड़ा विषय है। आज फूल गोभी जो है 40 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर सब्जी मंडी जाते नहीं है राजीव त्यागी जी, और आपके नौकर खरीद के लाते हैं सब्जियां। तो आज मैंने कहा बिकती है, नहीं बिकती है, मैंने कहा आज बिक रही है बोलना चाहिए आपको। आलू की जब किसान के हाथ में चीजें हैं तब आलू सस्ता हो गया। देखिए मैंने जो बात कर रहा हूं, मैंने कहा मैं सब्जी मंडी में फोन लगा के पूछ रहा हूं कि 20 रुपए से ऊपर के ज्यादा का रेट नहीं है। आज प्रॉब्लम है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता घर से बाहर निकल के सब्जी खरीदते ही नहीं है, पटरी वालों से लेते हैं लोग बाग। सुबह मंडी गया, 5 रुपए किलो है मंडी में, आज सुबह बता रहा हूँ सुबह का रेट आपको। नहीं मैं तो 20 रुपए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो पटरी वाले भाई आपने भी हंस रहे हैं इस रेट पे, प्रदीप सिंह जी भी हंस रहे हैं। जो उड़द की दाल 80 रुपए किलो थी आज वो 92 रुपए किलो है। गाजीपुर मंडी में सुबह 5 रुपए किलो गोभी मिली, फूल गोभी बहुत अच्छी वाली, मूंग की दाल आज सुबह का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। एक सवाल राजीव त्यागी जी से मेरा ये है, इसको मिली आपको मिली होगी, दिसंबर 2013 में जो चुनाव हुआ, हाँ अरविंद केजरीवाल को मिली है, आपको क्यों अभय सिन्हा जी क्या बताइए? अरविंद केजरीवाल को मिली है ना 5 रुपए किलो गोभी। देखिए आम आदमी पार्टी का पूरा फुल फॉर्म है, महंगाई बढ़ी है। अच्छा मैं अगला सवाल ले लेता हूँ, जो भी वादे फैलाने पे विश्वास करते हैं, चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो आपको महंगाई कम करने का मामला हो। केजरीवाल आम आदमी पार्टी जन लोकपाल पे बनी, जन लोकपाल की बात करिए आपने, जन लोकपाल है कहाँ, इस पे बात करिए। जन लोकपाल की बात हम करेंगे, लेकिन एक मुद्दा उठा लेते हैं जो आम आदमी पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है और बीजेपी से भी मैं क्विकली इसका जवाब लूंगा दोनों पार्टियों से, और उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने से बीजेपी को नुकसान होगा? नरसिम्हा राव साहब, क्या बीजेपी को नुकसान होगा इससे? नहीं, ये सवाल बार बार उठाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, हरियाणा में भी। हमें इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने लगातार सभी राज्यों में हमने जीत हासिल की, हमने सरकारें बनाई हैं। तो इसलिए हरियाणा जैसा राज्य जहां हम 4 से 46 सीट तक मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के हम इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जो हरियाणा जिसमें भाजपा ने अपने बल पर कभी भी 6 सीट भी नहीं जीत पाई, ऐसे राज्य में हमने सीधा 46 पर पहुंच गए। तो मुझे लगता है वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारी रणनीति वही है। चेहरे को प्रोजेक्ट करना नहीं करना एक स्ट्रैटेजी का, एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। तो हमें बहुत फायदामंद साबित हुआ। मोदी जी का जो लोकप्रियता है, कांग्रेस पार्टी सुबह शाम कोशिश करती है किसी प्रकार की आलोचना करने की, बट लेकिन उनकी विश्वसनीयता न सिर्फ बरकरार है, ये एक्चुअली उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो इसी के भारत कांग्रेस पार्टी के लिए हो या आम आदमी पार्टी के लिए हो,
ये मोदी जी का नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व, ये सबसे बड़ा एक रोड़ा के रूप में सामने खड़ा है। और मोदी प्रॉमिस सबसे बड़ा विश्वसनीयता, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक अस्त्र के रूप में काम आ रहा है। जब हम हरियाणा में जीत रहे हैं तो दिल्ली में बहुत अच्छे जीतेंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभय सिन्हा जी, क्या आप फायदे को बना पाएंगे कि दिल्ली में बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार हर्षवर्धन जी पार्टी के चेहरा थे, इस बार क्यों नहीं? इस बार क्यों नहीं? भाजपा की ओर से आप देखिए, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं या झारखंड में चुनाव हो रहे हैं या महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा, कहीं भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पूरे देश में एक मोदी उनके पास नेता है? दिल्ली में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं फिर आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भाजपा को संघर्ष होगा। बिल्कुल आम आदमी पार्टी फायदे में रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तैयारी शुरू से चल रही है और पूरी जोश होश से चल रहा है। और पार्टी ने जिस जन नीतियों की बात की थी उस पर हम खड़ा उतरते हैं। किसी भी पार्टी ने 49 दिनों की सरकार में, शासन काल में जन लोकपाल से क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के? बताएंगे बात नहीं कही है। पिछले 8 महीने में अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से जन लोकपाल की बात सुनी। मैं शुरू कर दीजिए। जीवीएल जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये मानते हैं कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी बात है। संवैधानिक प्रक्रिया तो यही है कि विधायक चुने मुख्यमंत्री को, और जो कांग्रेस पार्टी करती थी। पर जब प्रधानमंत्री के चुनाव हुए और जब कांग्रेस पार्टी यही कहती थी कि हमारे विधायक चुनेंगे, तो तब आपने सांसद चुनेंगे, तो आप ही थे जो कहते थे कि देखो डर गए, देखो भाग गए, देखो नहीं करना चाहते। तो आपका मतलब यह है कि दोहरा मापदंड है। जब आप लोगों के बात थी तब आप लोग कहते थे मोदी के समय पे, लेकिन कि ये नहीं सवाल ये तो आम आदमी पार्टी उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपका मुख्यमंत्री मैं इसलिए उठा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा सकती है। आप समझते नहीं है। मैं दोहरे मापदंड तो बता सकता हूँ ना रूलिंग पार्टी के, दोहरे मापदंड तो मैं उनसे उजागर कर सकता हूँ। हमारा तो हमेशा से रहा है, दोनों की पीड़ा बराबर है। सवाल इनसे होता है, जवाब कांग्रेस देती है। बिन्नी जी, आप तो उस पार्टी से लड़ चुके हैं, तो हमें अंदर की सेटिंग के बारे में मत बताइए। ऑफिशियली जवाब देता हूं कि हमें कोई पीड़ा नहीं है इस पे। अरे आप शहजाद पूनावाला की जवाब क्यों दे रहे हैं? आप की पार्टी के। मैं अगला सवाल लेता हूं, क्योंकि नरसिम्हा राव साहब से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। सवाल ये है चौथा कि क्या कांग्रेस खोया जनाधार थोड़ा भी वापस पा पाएगी? शहजाद पूनावाला, खोया जनाधार, आपका पूरा वोट बैंक भाग गया, लोअर मिडिल क्लास भाग गया, बीपीएल परिवार भाग गए, सब भाग गए। वापस पाएगी? कांग्रेस मैनिफेस्टो आधारित राजनीति करेगी, कांग्रेस विकास की राजनीति करेगी। देखिए, अरे मैंने तो सुना आज आप गाना गा रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, समर्थन भी दे दिया और आपको गालियां भी पड़ी और आपका वोट बैंक भी लूट कर ले गए। अब आप बच गए ठन गोपाल। अगर प्रजातंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कितना ही बड़ा कदम उठाना पड़े, उसमें भले कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का संकल्प है नंबर 1। वाह, तो बात यहां मैं कहना चाहता हूं, आपसे बहुत स्पष्ट प्रजातंत्र के खेवार आप भी बचे, बाकी तो कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, खुद ही भाग गए। एक राजीव त्यागी बचे प्रजातंत्र को कंधे पर उठा के ले जाने के लिए। आम आदमी पार्टी तो नरकिस्त है। भारतीय लोकतंत्र में इतनी राजीव त्यागी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। राजीव त्यागी नगण्य है। राजीव त्यागी कोई एक आदमी है, प्रजातंत्र बड़ी चीज है, डेमोक्रेसी बड़ी चीज है। रशिया जी कि देश में जो आज आम आदमी पार्टी की अहमियता बढ़ी है, इसका मुख्य कारण है जनता में पकड़ होना। जनता में अपनी जो शक्ति है, दलित की बस्तियों में, स्लम बस्तियों में और आम आदमी गरीब आदमी को जनता की पकड़ तो दिल्ली कैंट पे भी दिखी आज। दिल्ली कैंट के चुनाव का रिजल्ट आया, आपकी एक सीट आई है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा गेंद किया, 2 सीटें आई हैं। हमने घूसे पड़ते हुए देखे गाल पर, हमने वो भी पकड़ देखी। मैं कहना चाहूँ, अच्छा ठीक है, हम 1-2-1 ना करें। शहजाद, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा पहले, लेकिन एक जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव जी से ले लेते हैं। नरसिम्हा राव जी, क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार थोड़ा भी वापस ले पाएगी? क्या बीपीएल परिवारों के, क्या एलआईजी परिवारों के, क्या एमआईजी परिवारों के, जो उनके परंपरागत वोट बैंक हुआ करते थे, मैं मिडिल क्लास तक नहीं आऊंगा, उसको थोड़ा भी वापस पा पाएगी जो आपके लिए खो चुकी है, वो आपसे खो चुकी है वो? ये दीपक जी, ये देखने वाली बात है किस हद तक कांग्रेस पार्टी उसको वापस ले सकती है। बट लेकिन दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, एक ही इलेक्टोरल स्पेस को शेयर करते हैं, तो इसलिए
यदि कांग्रेस थोड़ा गेन करेगी, क्योंकि हमारी जो स्पेस है ना आप ले सकती है ना कांग्रेस पार्टी ले सकती है, तो इसलिए हमें इन दोनों से खतरा नहीं है। बट इन दोनों के बीच में जो कॉमन स्पेस है, मुझे लगता है कांग्रेस और थोड़ा गेन करेगी तो दोनों 10 सीट से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस 10 से नीचे रहेगी, आप 10 से थोड़ा ऊपर रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक आपने उम्मीदवार भी तय नहीं किए हैं भारतीय जनता पार्टी। नरसिम्हा राव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मिडिल क्लास के लिए क्या, आप 10 से थोड़ा ऊपर रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक आपने उम्मीदवार भी तय नहीं किए हैं भारतीय जनता पार्टी। नरसिम्हा राव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मिडिल क्लास के लिए क्या किया पिछले 8 महीने में। मुझे बताइए, गरीबों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया पिछले 8 महीनों में? राजीव त्यागी जी, 10 साल में आपने क्या किया था? सारा काम गरीब के लिए ही करती है ये सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह गरीब के लिए समर्पित है। हर समय हर विषय आप सुनने का हिम्मत रखिए। विकास के मामले में अगर आप देखेंगे, यदि आप आय पूरे देश में बढ़ने का कार्य हुआ। आप सुनना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा। राजीव जी, आप सुनना चाहते हैं तो मैं इस पे भाषण दे सकता हूं, पूरे सारे जानकारी दे सकता हूं। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। योजना को लेकर WTO में जिस प्रकार की समझौता आप कर रहे थे, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो गरीब के खिलाफ है, जो किसान के खिलाफ है, हमने उसको रोका, उसमें परिवर्तन कराया। आपकी तरह उसको साइड कर देते। किसान की बात मत करिए आप। किसान तो देखिए नरसिम्हा राव साहब, सबसे पैडी का किसान, धान का किसान, कपास का किसान, सोयाबीन का किसान, गन्ने का किसान और आने वाले समय में गेहूं का किसान, जिस तरह से परेशान हो रहा है आपके राज्य में, वो चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो गरीब के लिए जो एलपीजी कनेक्शन की जो 50% सब्सिडी दिया गया, अभी दिया गया। और जो अगर ऐसा करेंगे तो बताइए ना मुझे, ऐसा करेंगे राजीव त्यागी जी तो जनता को कुछ समझ नहीं पड़ेगा। आप खोया जनाधार वापस नहीं पा पाएंगे। 12 थी। एक सेकंड। तो इसलिए आपकी सरकार गरीबों के लिए बहुत स्लोगन सुनाती थी, लेकिन गरीबों से किसी प्रकार की संवेदनशीलता आपकी सरकार को नहीं थी। लेकिन देखिए, ऐसा है संवेदनशीलता जनता नकार। एक बल्ब दिखा दिया। कमेंट शहजादपुर में आगे बढ़ूंगा। एक सेकंड, मेरा कट हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको इस पे इतराना नहीं चाहिए सवाल पे। आप 2 सीट पे थे एक टाइम पे, आज 282 पे हो, तो खोया जनाधार वापस आ जाता है। ये तो आपको सबसे ज्यादा पता है। 206 पे थे, 44 पे आ गए। कोई बात नहीं, कल 380 पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपको तो दूसरी बात, शहजाद, आपको शुभकामनाएं। दीपक जी एक बात, सीरियस बात कहना चाहता हूँ। 15 साल में मेट्रो बने, फ्लाईओवर बने, ये विकास हुआ दिल्ली का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक सिटी बनी। 15 साल में कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, ये कभी यहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी नहीं चरमराई। ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखती है क्या? और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हंसते हो। नरसिम्हा राव जी, आप लोगों पे हंस रहे हो। वो पूछ रहे आपसे कि आपने कितने फ्लाईओवर आप हंसते हो। आप कहते हो अनऑथराइज्ड कॉलोनी। हमारी शीला जी ने कम से कम, मैंने अभी देखा है, 3000 कॉलोनियों को सर्टिफिकेट के साथ ऑथराइज किया। अच्छा, आपने कहा हमारी शीला जी, हमारी शीला जी तो कहाँ की है? कहाँ की शीला जी? अजय माकन ने कह दिया ना, उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। आप है ना बयानों को तोड़ मरोड़ के मैं सुनवाऊँ आपको? मैं सुनवाऊँ अजय माकन का बयान कि उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है? एक मिनट, अजय माकन का बयान सुनवाया जाए जिन्होंने उसमें कहा है कि शीला दीक्षित की शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। अजय माकन का वो बयान सुनवाया जाए, तब तक मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। दिल्ली चुनाव में हमारी नहीं रही क्या? अगर शेल्फ लाइफ खत्म भी हो चुकी है तो हमारी नहीं रही, और बीजेपी की नेता बन गई। नहीं, आप कांग्रेस की नेता है। कांग्रेस में 15 साल उन्होंने खत्म रही। उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। अरे देखिए, आप शब्दों को मत पकड़िए। 15 सालों में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, उसी को हम उसी के एजेंडे को। शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। अजय माकन जी कैसे कह सकते हैं ऐसी बातें? अरे मैं सुनवाता हूँ ना शहजाद। देखिए, आज मैं सुनवाता हूँ। आज जो मौजूदा दिल्ली कांग्रेस है, वो सभी लोग जो है शीला जी के एक तरीके से बच्चे हैं। तो आप ये सारी बातें ना करिए। एक कॉन्टेक्स्ट से आउट आप स्टेटमेंट पकड़ के आप उसको तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। सुन लेते हैं, शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। हर एक का युग परिवर्तन होता है, हर जगह के ऊपर शेल्फ लाइफ होती है। आज मेरी 50 साल की उम्र है, हो सकता है 10 साल के बाद में मैं भी ऐसी घोषणा करूं। तो ये हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर, हर युग की शुरुआत होती है, हर युग का अंत होता है। तो ये तो सही कहा, अडवाणी जी का भी युग खत्म हुआ।
मुरली मनोहर जी का भी युग खत्म हुआ, वाजपेयी जी का भी खत्म हुआ, और शीला जी खुद ने कहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूं एक्टिव पॉलिटिक्स से, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनके 15 सालों का काम। जिद भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरे। दीपक चौरसिया भाई, हमारी नेता पे हमें गर्व है, उनके 15 साल के विकास के माखन को नहीं है ना, आप ये आपकी ये गर्वाजे माखन को नहीं पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। इसीलिए तो कह रहे हैं शब्दों का चयन देखिए, उन्होंने क्या नेता के बारे में कभी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। तो अडवाणी जी के बारे में क्या कहा गया? अडवाणी जी के बारे में क्या कहा गया है? क्या अडवाणी जी के बारे में क्या कहा गया? ये इन्होंने कहा है। शीला दीक्षित, एक सेकंड, पहली तो आपको अच्छा, आडवाणी जी के बारे में किसने कहा कि उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है? मुझे बताओ आप, बीजेपी के किसी नेता ने कहा? नहीं, सीधा जाके उनको कहाँ पटक दिया है, रिटायरमेंट होम में, और आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया उनको एम्पावर किया है। मुझे बताइए ना, क्या कौन सी कमेटी में उनको डाला है? किसने? मार्गदर्शक कमेटी। हाँ, मार्गदर्शन करते हैं ना पार्टी का। कहाँ से मार्गदर्शन? तो हमारी शीला जी भी कर रही है मार्गदर्शन, आपको कैसे पता नहीं कर रही है? अब आपको किसने बताया नहीं कर रही है? बीजेपी का फंडा पसंद आया, डिसोन कर दिया। किसने बोला? भाई शीला दीक्षित ने जो बयान दिया कि जरूरत पड़ने पर आपका समर्थन, क्योंकि हमारी पार्टी में डिसोन किया। अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्या दिल्ली चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को केजरीवाल भुना पाएंगे या नहीं? क्या दिल्ली चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को केजरीवाल भुना पाएंगे या फिर मोदी? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने जो सर्वे किया था उसमें जो बीपीएल और एलआईजी और एमआईजी परिवार थे, उसमें दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। नरसिम्हा राव साहब, क्या मोदी जी भुना पाएंगे या केजरीवाल भुना पाएंगे इस मुद्दे को? आप देखिए, ओवरऑल देखा जाए भ्रष्टाचार के मामले में भी जिस प्रकार मोदी जी ने काम किया है, जिस प्रकार की उनकी छवि है, उनकी सरकार की छवि है, 7 महीने कंप्लीट हुए हैं। आज भी हम यूपीए कार्यकाल के स्कैम्स के बारे में आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, और यूपीए के कार्यकाल का, राजीव गांधी का कार्यकाल का, उनका चर्चा आज भी होता है। 7 महीनों से हमारी सरकार है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है, ऐसा सवाल नहीं उठा सकते हैं। एक पारदर्शी सरकार दे रहे हैं, एक पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दे रहे हैं। ब्लैक मनी पे क्या कहना है? क्या आपकी सरकार यूटर्न सरकार नहीं है? क्या मोदी जी ने घोषणा नहीं की थी 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक पार्टी के अकाउंट में आएंगे? सबसे ज्यादा विश्वसनीयता मोदी को है। अब अमित शाह ये कहते हैं कि ब्लैक मनी हम वापस नहीं ला सकते। अरे राजीव जी सुन लीजिए प्लीज, राजीव जी सुन लीजिए। नहीं है क्या? राजीव जी रोकिए मत, टाइम लगेगा, डिबेट खत्म करने में टाइम लगेगा। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। विकास के मामले में यूटर्न सरकार नहीं है क्या आपकी? मेरे सवालों का जवाब दिलवाइए दीपक जी। मैं जवाब दिलवा दूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। महंगाई के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में, पाकिस्तान के मामले में और महंगाई आप कहां जीते हैं भाई? यूटर्न सरकार नहीं है। आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? भारत में रहते हैं क्या और रहते हैं? 2 सीट इन्फ्लेशन क्या कम नहीं हुआ? आप आंकड़े नहीं देखते हैं। वर्ल्ड प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स। अरे आप तो वही राजदार हैं, राजीव त्यागी भी वही राजदार हैं। 84 में 2 पर आ गए थे। एक सेकंड, नहीं वो सब छोड़ दीजिए। जीवीएल जी, आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार में बहुत 0% पर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स से कुछ नहीं होगा। लोगों को क्या बेहतर जिनसे मिल रही है, क्या बेहतर प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 4% है। जीवीएल जी एक मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ, बहस ऐसे नहीं चल सकती, माफ कीजिएगा। अगर कोई आउट ऑफ टर्न बोलेगा मैं उसका लेवल अप कम कर दूंगा। बहस ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि सब लोग मुद्दे पर भटक रहे हैं। मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, मैं अगले सवाल पर जाऊंगा। बिजली पानी के मुद्दे पर मोदी का वादा ज्यादा भरोसेमंद है या केजरीवाल का? छठा सवाल यह है कि बिजली पानी के मुद्दे पर मोदी का वादा ज्यादा भरोसेमंद है या केजरीवाल का? अभय सिन्हा जी बताइए। बिल्कुल केजरीवाल जी का जो वादा किया उसको पूरा किया। हमने कहा कि बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने बिजली के दाम आधे किए। करे इन्होंने 700 लीटर मुफ्त किया। देखो मैं बता दूं इसकी बात। एक मेरी बात समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि लोग कहते थे कि किसी भी हाल में, कांग्रेस भाजपा दोनों कहती थी कि किसी भी हाल में ऑडिट नहीं हो सकता। हमने ऑडिट भी कराया। कहाँ कराया ऑडिट भैया? ऑडिट बोलना बंद कर दीजिए भाई, आपको जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य तो इस बात का है, आपको जानकारी का। मैं बता दूं क्या था, किया क्या था, क्योंकि पता होना जरूरी है। कोई ऑडिट नहीं हुआ, लीटर पानी कोई ऑडिट नहीं। इन्होंने कहा था पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बिजली कंपनियां मिली हुई हैं, हम इनकी चोरी पकड़ेंगे और 15 दिन के अंदर उनको जेल भेज देंगे। और
किया क्या जो कांग्रेस पार्टी पहले से करती आ रही थी। सब्सिडी देने का काम कांग्रेस भी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी जिस दिन से आई है उस दिन से कर रही है। इन्होंने भी वही काम किया सब्सिडी देने का, लेकिन कहा इन लोगों ने यह था कि बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मिली हुई है, इनको पकड़ेंगे तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। जिसका 1 लाख बिल आ रहा है उसका 50,000 आएगा, जिसका 1,000 आ रहा है उसका 500 रुपए आएगा। ये कभी नहीं कहा कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देने का काम तो कांग्रेस पहले से कर रही थी। जनता में आप चले जाइए, सब लोग कहते हैं कि आपके कहने से नहीं होगा ना, सब लोग जानते हैं, आपके चैनल पे बैठ के नहीं होगा। आपको यही नहीं पता ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, आप 49 दिन में ऑडिट आपने कहा थे, तो फिर सब्सिडी क्यों देते आप? लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए, लोगों को सामने वास्तविकता बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। ऐसा है, ऑडिट भी हुआ और FIR भी लागू हुआ, FIR भी। अच्छा, दिल्ली से जुड़े बहुत अहम 2 सवाल अभी बाकी हैं, उस पर नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बड़ी बहस में 7वां सवाल, दिल्ली किसकी होगी, इस पर हमारे 8 सवाल, और 8 सवाल जादू बिखेरेंगे, क्योंकि 8 सवाल पर बहस ही तय करेगी कि दिल्ली में वोटरों का रुझान किस पर जाएगा। अभी तक बराबरी बनी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी और आप के बीच महामुकाबला है और दोनों के बीच बराबरी है। इस बहस के अंदर तय करेगी कि दिल्ली में वोटरों का रुझान किस पर जाएगा। अभी तक बराबरी बनी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी और आप के बीच महामुकाबला है और दोनों के बीच बराबरी है। इस बहस के अंदर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। 2 महान बल्लेबाज उनको डिफेंड कर रहे हैं, एक है शहजाद पूनावाला और दूसरे हैं राजीव त्यागी, जो इस वक्त गदाधारी भीम बने हुए हैं इस पूरी की पूरी बहस के अंदर। हम 7वां सवाल लेते हैं और 7वां सवाल यह है कि क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिल्ली में जादू बरकरार रख पाएगी? प्रदीप सिंह जी, क्या ये जादू बरकरार रहेगा? जो अभी तक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला है, ये ओपनिंग बैटिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये धड़ाधड़ शतक मारे जा रहे हैं दोनों के दोनों बैट्समैन। देखिए दीपक जी, लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, उनकी तुलना में दिल्ली का चुनाव बिल्कुल अलग है। अभी तक जो 4 राज्य जहां बीजेपी की जीत हुई है, वहां एंटी इनकम्बेंसी जो भी रूलिंग पार्टी वहां थी उसके खिलाफ बहुत ज्यादा थी। फिर बंद हो गया। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिला। संगठन ने काम किया और नरेंद्र मोदी की छवि ने काम किया। दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जिसकी छवि खराब नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनकी। ग्राउंड पर उनका काम बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि उनका संगठन बिखरा हुआ हो, जो कांग्रेस में स्थिति हो गई है लोकसभा चुनाव के बाद से। उस तरह की समस्या संगठन की आम आदमी पार्टी में नहीं है। तो मुकाबला इन 4 राज्यों में जो कुछ हुआ उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सचमुच एक तरह से इस जोड़ी का टेस्ट होगा। ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला टेस्ट होगा कि विपरीत परिस्थितियों में, देखिए अनुकूल परिस्थितियों में जीतना अलग बात है, विपरीत परिस्थितियों में जीतना अलग बात है। अगर दिल्ली में जीतते हैं तो निश्चित रूप से इस जोड़ी को महत्व भी ज्यादा मिलेगा, लोकप्रियता भी बढ़ेगी, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। तीसरी बात, आज जो कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है अजय माकन को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना, मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इसका कांग्रेस पर अच्छा असर पड़ना चाहिए, लेकिन उसमें कई अगर मगर है। क्या कांग्रेस पार्टी अजय माकन को फ्री हैंड देगी? मतलब मेरा मतलब शीर्ष नेतृत्व से है। क्या वो मन से लड़ेंगे? ये कई 2-3 सवाल हैं जिनका जवाब अगर हां में होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका फायदा मिल सकता है। तब ये चुनाव ट्रायंगुलर भी हो सकता है। अभी होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सवाल जो लड़ाई है ये ट्रायंगुलर है, त्रिकोणी है, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह की एज नहीं देनी चाहती। शांत गदाधारी भीम, राजीव त्यागी जी शांत, मुझे आखिरी सवाल लेना है, आपका रिएक्शन जरूर लूंगा। क्या केजरीवाल अराजक छवि से बाहर निकल पाए हैं? यह 8वां सवाल, क्योंकि रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा था कि जो एनार्किस्ट है यानी अराजक छवि के लोग हैं उनकी जगह नक्सलों के साथ है। हालांकि उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ साफ था। अभय सिन्हा जी, ऐसा है, देखिए जहां तक अराजकता की बात है, मैं आपको याद दिला दूं 1975 का यही रामलीला मैदान जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष किया था। इंदिरा गांधी ने कहा कि अराजकता फैलाई जा रही है। तो ये अराजकता यदि इसको आप मानते हैं कि जो मुद्दों पर लड़ाई है
उसको यदि आप अराजकता मानते हैं तो मैं इस पर क्या बोलूं। अराजकता की जहां तक बात है, जो मुद्दों की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है और पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली में मोदी और अमित शाह का रथ, वो मुद्दे कहां चले गए, ऐसा मानता हूं। चूंकि मैं बता रहा हूं, इसका कारण है भाजपा ने नरसिम्हा राव साहब मुख्यमंत्री रहते हुए धरना देना, क्या ये अराजकता नहीं है? और सवाल ये है कि वो मुद्दे कहां चले गए, वो मुद्दे कहां चले गए? बिल्कुल है, अपनी बात करने का सबको अधिकार, एक नागरिक के नाते सबको अधिकार। नहीं, धरना भी किस विषय पे दिया? अपने मंत्री को बचाने के लिए धरना दिया, बचाने का धरना दिया। गणतंत्र दिवस की परेड नहीं होने देंगे, ये कौन सा मुद्दा है? गणतंत्र दिवस की परेड नहीं होने देंगे, हम अपने मंत्री को बचाने के लिए आपने धरने पे बैठे कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? अरे आप अपराध के खिलाफ धरना देना। 2 दिन पहले ऐसा है, जो अपराध एक लड़की का दिल्ली में बलात्कार हुआ, उस पर आप धरने में बैठे तो अच्छा था, लेकिन आपने 2 दिन बाद अपने मंत्री को बचाने के लिए आपने धरने में मंत्री बचाने की कोई बात ही नहीं थी। खिड़की एक्सटेंशन में घटना सबको पता है, आज मालवीय नगर की सारी जनता जान रही है, सब सपोर्ट कर रही है। एक ऑब्जर्वर की तरह मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का जैसे कांग्रेस में ऑब्जर्वर की परंपरा रही है, वहां जहाँ भी जाते हैं ऑब्जर्वर भेज देते हैं। हर बात पे ऐसे चुटकुले ही सुनाएंगे तो सीरियस डिबेट नहीं रहेगी। नहीं, चुटकुलों के अंदर ही सीरियसनेस है, आप समझ नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर अखबार के अंदर कोई सबसे फेमस चीज होती है, अगर अखबार के अंदर कोई सबसे फेमस चीज होती है तो उसका कार्टून होता है। सर मुझे बात तो कहने दीजिए। आमतौर पे सरकारें और प्रधानमंत्री जो है नक्सलियों को बोलते हैं कि मेनस्ट्रीम, अरे यार ये देखिए यहाँ पे बात ही करने नहीं मिलती। आपकी पार्टी के हैं, सुनिए एक सेकेंड। आमतौर पे प्रधानमंत्री और हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज कहती है नक्सलियों को कि आप मेन स्ट्रीम में आइए। किसी एक इतने बड़े नेता का ये कहना कि कोई नेता को जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे कि नक्सली बन जाए, ये मुझे लगता है कि बन जाए नहीं बोला, जंगल में चले जाओ, ये इमेच्योर, ये उतना ही इमेच्योर है जितना कि इनके चीफ मिनिस्टर होते हुए इनको कांग्रेस, ये दोनों ही इमेच्योर पार्टी है, इनसे बचे। और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ये बताइए, भ्रष्टाचार के आप मसीहा हो, उसके खिलाफ लड़ने के, तो लोकपाल भ्रष्टाचार के मसीहा है, उसके खिलाफ लड़ने के मसीहा। नहीं, ये बता दो, ये वो तय करे, नहीं ये आप बता दो, ये वो तय करे, ये वो इसलिए तय करे क्योंकि ना लोकपाल अपॉइंट हुआ है, ना सीवीसी, ना सीआईसी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते थे, इन तीनों को अपॉइंट तो कीजिए। जवाब दे लेते हैं नरसिम्हा राव साहब, क्लोजिंग कमेंट आपने लूटा है। अरे हमने लूट लिया, हमारे लोग जेल जाएंगे। आप क्यों नहीं अपॉइंट करते लोकपाल? आप सीवीसी क्यों नहीं अपॉइंट करते? आप सीआईसी क्यों नहीं अपॉइंट करते? आपके मन में अगर कोई भी चोर नहीं है तो सीबीआई आजाद करो। आनंद ले रही है, आप आनंद ही ले रहे हो। अच्छे दिन आपके आए, दूसरे के तो बुरे ही दिन चल रहे। जनता मैं कह रहा हूं, जनता आनंद ले रही है, जनता को मुक्ति मिला है भ्रष्टाचार से। अच्छा, आपके सदानंद गौड़ा का 20% जो इनकम बढ़ा है वो कैसे बढ़ा? 2 महीने में शोभा नहीं देती है। मैं आपको एफिडेविट दिखाता हूं, सदानंद गौड़ा की जो इनकम है, एसेट्स है, उसमें इतना जंप हुआ मंत्री बनने के बाद। नहीं, एक बात मैं बता दूं आपको नरसिम्हा राव जी। क्या दीपक जी, ये पूरा कैसे हुआ बताइए ना। लोकपाल आपको अच्छे दिन शहजाद के भी आए, सीआईसी नहीं करते। अच्छे दिन शहजाद के भी आए हैं, क्यों बताइए तो। ये आप भी जानते हैं, अच्छे दिन शहजाद के भी आए हैं। लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं चलता हूं राजीव त्यागी जी के पास। राजीव त्यागी जी 30 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। ये आप मुझे बता सकते हैं कि आज आप गदाधारी भीम क्यों बन गए? जी दीपक जी, मैं आपको अश्योर करता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का चुनाव निश्चित रूप से मुद्दा आधारित होगा, मैनिफेस्टो आधारित होगा और नेगेटिव कैंपेन हम लोग बाग नहीं करेंगे। हम लोग दिल्ली के लोगों को कैसे बेहतर चीजें दे सके, कैसे बेहतर जीवन दे सके, इस पे हम लोग बाग बहस करेंगे आगामी 25 से 30 दिन। और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, लोग बाग दिल्ली के समझदार है, हम लोगों को दोबारा चुन करके दोबारा से सत्ता हमारे हाथ में देंगे, जिससे कि हम बेहतर दिल्ली बना पाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह मैं कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार की बात उठ रही है, जीवीएल से मैं पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, व्यापम घोटाले में इन्होंने क्या कार्रवाई की? नसबंदी के लेकर के छत्तीसगढ़ में 13 महिलाएं मर गई, उस दवा कंपनी के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या यही गुड गवर्नेंस है? क्या इसी तरह से अच्छे दिन आएंगे? तो जीवीएल मेरा आपसे कहना यह है कि कृपया आप ब्लैक मनी लेके आ रहे थे, उसके 15 लाख रुपए कम से कम हम लोगों के अकाउंट में जमा तो कराएं, दीपक जी के अकाउंट में जमा तो कराएं। सभी दोषी को पनिशमेंट दिया जा चुका है। कुछ नहीं होता। देखिए मेरा सवाल यह है कि जो 15 लाख रुपए ब्लैक मनी के आने थे प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में, क्या वो भिजवाएंगे? दीपक जी, जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। राजीव त्यागी जी क्या बात करते हैं आप? आपको जाना है जापान, जा रहे हैं चीन। दिल्ली की जनता समझ ही नहीं पाएगी कौन से व्यापम की बात कर रहे हैं आप।
लेकिन उसको मुनीरका से पीछे उसको मुनीरका से बदरपुर बॉर्डर ही समझ आता है, उससे ज्यादा नहीं समझ आता है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? अरे उसको पता है मुनीरका में क्या हुआ, बादली गांव में क्या हुआ। क्या यही गुड गवर्नेंस है? तो एमसीडी का भ्रष्टाचार भी तो दिल्ली के वो याद नहीं आ रहा है उनको, वो याद नहीं आ रहा है। आदित्य जी को तो मैं क्या कर सकता हूँ, शहजाद पूनावाला को याद आ रहा है। 1 घंटे में एमसीडी का जिक्र किया शहजाद पूनावाला आपने अभी तक, बताइए आपको भी 1 घंटे में याद नहीं आया? तो आपके सवालों का जवाब आप भी 15 लाख 1 लाख 2 लाख मेरे अकाउंट में जमा कराओ, क्योंकि आप भी वही बात कर रहे थे। क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय चेहरे को लोकल चुनाव में उतार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के वादों पे उठेंगे ना। वो भी आपको अभी याद आया। वादे जो प्रधानमंत्री करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड भी तो वही दिखाएंगे ना, कि रिपोर्ट कार्ड हर्षवर्धन से। क्या प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं था ये? रिपोर्ट कार्ड क्या सतीश उपाध्याय? अच्छा, मुझको यहीं रुकना होगा, लेकिन 8 सवालों में हमने दिल्ली की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमारी आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।